तो एम एस डोस के बारे में कहा गया है। एम एस डोस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इसका नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों रखा गया। तो हमने पैरामीटर समझा था। ये वाला जिसमें इनपुट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, आउटपुट और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब है ना। अब यदि हम इन सब की बात करें तो ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी क्या है, डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यानी क्या है, डिस्क है। और खास तौर पर प्रारंभिक समय में फ्लॉपी का यूज होता था और हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी और हार्ड ड्राइव दोनों को ध्यान में रख करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन डेवलप किया गया था। इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही रखा गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डिस्क के माध्यम से ऑपरेट होने के कारण इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। जब आईबीएम के लिए बना था तब पीसी डॉस था, बाद में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई और माइक्रोसॉफ्ट में रह करके जो बिल गेट्स ने या माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए उनका नाम रखा गया था एम एस डॉस, यानी माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो यही इसमें दे रखा है। डोस मुख्य रूप से हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी प्रबंधन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था, इसलिए इसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरे शब्दों में एम एस डोस एक कैरेक्टर यूजर यानी CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लगातार अपने कुछ विशेषताओं के साथ यूजर को नई सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा। यह सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया क्योंकि डिस्क से संबंधित इनपुट आउटपुट कार्य करते थे। एमएस डोस यूजर और कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल नहीं करता बल्कि उसके बीच परस्पर संबंध भी स्थापित करता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वहीं पर। ठीक है। अगला आता है डॉस के संस्करण व इतिहास। तो प्रारंभिक समय में IBM के पीसी के लिए बनाया था जिसका नाम पीसी डॉस था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने की स्थापना होकर के जो बनाया उसका नाम एम एस डोस रखा गया। तो एम एस डोस के कई वर्जन आए। 1.0 आया 81 में, 2.0 83 में। अब इनमें क्या था, तो जो इसमें कमी थी वो नए वर्जन में दूर करते गए, यानी अपडेट करते हुए लॉन्च किया। और 7.0 95 में आया। हालांकि 89 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज परिकल्पना की और इसका 3.1 वर्जन 98 के पहले लॉन्च किया गया था जो डॉस में चलता था, यानी डॉस के ऊपर इसको चलाया गया था, एक एप्लीकेशन के रूप में विंडोज़ को बना करके और देखा गया था। जब उसका टेस्ट मोड देखा गया कि ठीक ठाक है तो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 95 के तौर पर डिज़ाइन डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया। तो इसके बाद जो आया था वो विंडोज़ के वर्जन आ गए थे। ठीक है। तो ये है वर्जन। इसके बाद आता है डिस्क का भौतिक स्ट्रक्चर। ये सब अपने आप में टॉपिक्स हैं। ठीक है। ये कई मतलब में एग्जाम में पूछा गया है फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर समझाइए। ठीक है। तो डिस्क जिसकी हम बात करें हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, यानी जो भी डिस्क है सीडी, तो मूलतः हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क का। तो एक हार्ड डिस्क के अंतर्गत डेटा कैसे स्टोर होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस आधार पर वो करता है, तो वो इस डायग्राम में दिया गया। इसका डायग्राम यहाँ ऊपर दिया गया क्योंकि जगह खाली थी। इसका नहीं है ये, डॉस के संस्करण का नहीं, ये किसका है, स्ट्रक्चर का है। ठीक है। तो जो डिस्क होती है इसको सिस्टम यूटिलाइजेशन के लिए दो भागों में बांटता है। एक कहलाता है हमारा सिस्टम एरिया, दूसरा कहलाता है हमारा डेटा एरिया। यानी कुल डिस्क स्पेस का जो 98% भाग होता है वो होता है डेटा एरिया, और 2% भाग होता है आपका सिस्टम एरिया। सिस्टम एरिया मीन सेंस क्या, तो वह जगह, वह लोकेशन जहां पर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हमने समझा था 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बाहर टैली,
तो सिस्टम्स हमने सॉफ्टवेयर समझे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हमें अपने सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल करके रखना होगा। अब सेकेंडरी मेमोरी में खासतौर पे हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में जिस लोकेशन पर वो बैठता है, जहाँ वो स्टोर होता है, वहाँ से एक्सेस हम करते हैं। तो जिस लोकेशन पे बैठा है उस लोकेशन, उस क्षेत्र को बोलेंगे हम सिस्टम एरिया। जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हमें एक जगह चाहिए, एक ऑफिस चाहिए। तो वो ऑफिस वाला क्षेत्र क्या है, हमारा सिस्टम का क्षेत्र है। जो कुल स्पेस का, यदि हम टोटल इसकी बात करें तो इस पूरे का बहुत छोटा हिस्सा हमने काय के लिए बना रखा है, ऑफिस के लिए। सेम वही प्रणाली यहाँ पर भी लागू होती है। डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को रखने के लिए क्षेत्र दे दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा सिस्टम एरिया। तो डिस्क को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, सिस्टम एरिया और डेटा एरिया। अब जो सिस्टम एरिया है, जो छोटा सा भाग है, उस छोटे से भाग को भी सिस्टम तीन भागों में बांटता है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं वो यहाँ दे रखा है। देखिए सिस्टम एरिया में दे रखा है, यह कुल डिस्क स्पेस का बहुत छोटा हिस्सा होता है, लगभग 2%। लेकिन शब्द क्या लगा है यहाँ पर, लगभग 2%। ये बड़ा उलझन वाला मामला भी हो सकता है। आप कह देंगे कि लगभग 2% की बात हुई थी तो 2% ही लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपका हार्ड ड्राइव, माना कि पुराना हार्ड ड्राइव हमारे पास जिसकी कैपेसिटी है 40 GB, ठीक है। अब इस 40 GB, 40% कर दिया हमने, 40 GB की हार्ड ड्राइव है। अब इसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाल रखा, पुराना यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे डॉस की बात करें, आप लोगों को प्रैक्टिकल करना नहीं करना, आवाज बहुत कम, बहुत साइलेंट, आधे डाल डेली आप मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन और वो रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा। तो यदि हमारा 40 GB का हार्ड ड्राइव है और हमने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस डाल रखा है, तब तो ये बिल्कुल बखूबी 2% से भी कम स्पेस लेगा। क्योंकि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 3 फाइलों से मिलकर बना, io.sys, ms डॉस डॉट सिस और command.com। ये मात्र 3 फाइल थी, तो ये बहुत कम स्पेस लेती थी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी नया आया। जब 98 आया तो तकरीबन 106 फाइल इनिशियल तौर पे थी, बाकी ड्राइवर की और सपोर्टिंग फाइल एक्स्ट्रा। तो कहाँ 3 फाइल, कहाँ 106 फाइल। अब ये जब नया आया, डॉस से विंडोज आया, तो इधर हार्डवेयर भी बढ़ा। एक समय में जो हार्ड ड्राइव चला करती थी वो 10 GB हुआ करते थे, 20 GB हुआ करते थे, 30 GB, 40 GB, 60 GB, 120 GB तो बहुत हुआ करता था। धीरे धीरे आज की बात यदि हम करें तो 1024 GB का हार्ड ड्राइव है। 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB। यानी यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस भी बढ़ा। चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में बहुत छोटा आया करता था, धीरे धीरे हमारे एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। प्रारंभिक समय में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे काम किया करते थे, यानी कलर कॉम्बिनेशन 2। फिर बाद में थोड़ा सा संशोधन किया गया तो कुछ कलर ऑप्शन उसमें जोड़ दिए गए थे, 16 कलर का ऑप्शन दे दिया गया। बाद में जब 98 आया तो 256 कलर का कॉम्बिनेशन दे दिया गया। आज के यदि हम कलर की बात करें तो एक HD डिस्प्ले देखने के लिए आपको कितने कलर लगते हैं, अनुमानित कितने कलर से आपका इमेज बनता होगा, बता पाएंगे कुछ। जैसे ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड लगा हुआ है तो इसमें कितने कलर होंगे, ये इस डेस्कटॉप HD को बनाने के लिए कितने कलर लगे होंगे इसमें, अनुमानित कुछ तो बता सकते हैं। हाँ, मूलतः कितने कलर होते हैं, 3 के साथ। कलर कॉम्बिनेशन के लिए RGB कलर हम यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू।
RGB इसको बोलते हैं। लेकिन मूलतः प्राकृतिक कलर में हम 7 कलर इंद्रधनुष उसमें देखते हैं, प्रिज्म वगैरह में भी हम 7 कलर देखते हैं। उन 7 कलर से कितने कलर बनाते हैं? एक ग्राफिक्स के लिए आपको कितने कलर की आवश्यकता लगती होगी? जज भी नहीं कर पा रहे आप लोग, तो बड़ा बेकार मामला है, कोई बात नहीं। वर्तमान समय में जो HD फुल HD की आप बात करते हैं, तकरीबन तकरीबन 14 लाख कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इतने कलर कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो भी हैवी होंगे, उसमें फाइल का कॉम्बिनेशन होगा वो भी हैवी बनेगा। एक समय में कुछ KB में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाया करता था। अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 के बारे में कहा गया 64 GB का स्पेस हार्ड डिस्क में चाहिए। अब आपने 120 GB की हार्ड ड्राइव लगा रखी है, और चूंकि ये बात कहा गया कि सिस्टम एरिया 2% भाग लेगा, तो क्या ये संभव है? क्योंकि 64 GB तो इसको इनिशियली चाहिए, बाकी इसके सपोर्टिंग फाइल एप्लीकेशन वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं तो वो एक्स्ट्रा। यानी अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मान के चलिए कि आपको जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है वो 120 लेकर के चलना पड़ेगा, तब जा करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल पाएंगे और रिलेटेड एप्लीकेशन को डाल करके फिर चला पाएंगे। तो इसने तो पूरा ही ले लिया, जबकि बात कितनी हुई थी? 2% की। तो ऐसी बात नहीं हुई थी कि आप हार्ड ड्राइव ही नहीं बढ़ाएंगे, लगभग बात कही गई थी। अब ये डिपेंड करता है आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम नया है तो सीधी सी बात है कई फाइलों का कॉम्बिनेशन होगा। आज की स्थिति में हार्ड ड्राइव कितना आ रहा है? तो बोले आज की स्थिति में 1024 GB का आ रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट में देखा जाए तो बहुत छोटा भाग है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि लगभग 2% मान के चलें कौन लेता है? सिस्टम एरिया। ठीक है, लगभग 2%। जो डॉस द्वारा डिस्क की मूल सूचनाओं को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, इस सिस्टम एरिया को भी डॉस 3 भागों में बांटता है। पहला भाग है बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड क्या है? तो बूटिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन जहां होती है उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बूट रिकॉर्ड। अब असल में बूट रिकॉर्ड की आवश्यकता क्यों? तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अवेलेबल होता है सेकेंडरी मेमोरी में। जब हम सिस्टम को पावर देते हैं तो पावर देते ही एक प्रोसेस जनरेट होती है, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। कब होती है? जैसे ही CPU को आपने पावर यानी टच किया, एक प्रोसेस एक्टिवेट हो गया, देखा होगा आपने सिस्टम फैन वगैरह सब चालू हो जाते हैं, तो एक बूट कंट्रोल एक्टिवेट होता है उस पावर को देने से। उसमें जैसे बूट कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है होता है तो तुरंत सिस्टम चालू नहीं होता। आपने देखा होगा आपके टीवी जैसा सिस्टम ने खटका चालू किया, रिमोट लेकर के हम सो जाते, तुरंत चैनल फटाफट चेंज कर देते। क्योंकि हालांकि स्मार्ट जो टीवियां हैं उसमें तो टाइम लगता है, पुरानी टीवियों में नहीं लगता था, जैसे चालू किया तो तुरंत चालू हो जाते थे। अभी स्मार्ट टीवी में क्यों टाइम लगता है? थोड़ा लगता है ना, स्टार्टिंग में लोड होती है, क्योंकि उसमें स्मार्ट यूनिट है, और स्मार्ट यूनिट में क्या है? एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर को चलाने के लिए एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम लोड होकर के प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगा, देन आउटपुट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर उस टाइमिंग जो लग रहा है वो इसलिए लगा क्योंकि एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर जो बूटिंग प्रोसेस है उसमें हार्ड डिस्क से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से लोड होकर के ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आता है, रैम में आकर के वो CPU के पास और पूरे हार्डवेयर तंत्र को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है बूटिंग प्रोसेस, उस समय उसके संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। उस इंफॉर्मेशन को हम जहां रखते हैं उसको कहते हैं बूट रिकॉर्ड। यानी बूटिंग से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है, जो इंफॉर्मेशन है, वो जिस पैरामीटर में है, उस जिस क्षेत्र में है, वो कहलाएगा हमारा बूट रिकॉर्ड। अब इस बूट रिकॉर्ड में क्या क्या जानकारियां होती हैं तो दे रखा है, इसे पार्टीशन सेक्टर भी कहते हैं। यह 500, पहले तो हम समझ लेते हैं 3 भाग कौन कौन से। पहला है बूट रिकॉर्ड, दूसरा है फेट और तीसरा है रूट डायरेक्टरी। तो बूट रिकॉर्ड में दे रखा है इसे पार्टीशन सेक्टर भी कहते हैं। यह 512 बाइट आकार का बूट सेक्टर होता है। अब पार्टीशन सेक्टर आगे और देगा जिसके लिए डिस्क के पहले सेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है ये बटी होती है सेक्टर और क्लस्टर के अंतर्गत। ये हमारी हार्ड ड्राइव है, इसमें ये हमारे सेक्टर्स हैं, ये हमारा सेक्टर है, इस सेक्टर में डिवाइड होती है। अब सेक्टर में डिवाइड क्यों? आपने देखा होगा कि माना कि एक बड़ी कॉलोनी है जिसमें तकरीबन तकरीबन मान के चलिए कि 100 प्लॉट है।
ठीक है। अब कॉलोनाइजर जब इस कॉलोनी में प्लॉट काटता है इस प्रकार से, इसमें दोनों तरफ से रास्ते, माना कि इधर से भी आ सकते हो और आप इधर से भी आ सकते हो। आपका जो प्लॉट नंबर है वो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और आपको जो प्लॉट अलॉट हुआ माना कि वो 54 नंबर का प्लॉट अलॉट हुआ। अब आप कौन से रास्ते जाना पसंद करेंगे, ऐसा कौन सा रास्ता है जो इजी तौर पर आपको 55 नंबर पर पहुंचा दे, ये वाला या ये वाला? बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया। प्लॉट नंबर 54 आपको जनरेट हुआ, अलॉट हुआ है, रास्ते हैं आपके पास, ऐसा कौन सा रास्ता है जो क्विकली यहां पे पहुंच जाए? कोई रास्ता नहीं है, सही तरीका ही नहीं है असल में। सही तरीका क्या होगा, हम ऐसे यदि प्लॉट हमारे लाइन से कटे हैं तो हम इसमें सेक्टर डिवाइड कर देंगे, ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, डी सेक्टर, ई सेक्टर। यदि किसी को हमने प्लॉट यदि 1 2 3 इस प्रकार से देंगे तो ऐसे ढूंढते हुए जाएगा। हमने एक बार ढूंढ लिया तो हो सकता है हम एक बार सीधे एक्सेस पहुंच जाए, लेकिन हमारे कोई रिश्तेदार आया हो तो उनको प्लॉट नंबर बताइए इस प्लॉट पे आ जाना, तो वो भी यही करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सही तरीका क्या बताएं, हम जबरदस्ती इसको लाइन में गलियों में घुमा रहे हैं। हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भैया सी सेक्टर में आ जाना, तो बोलो वो क्या ए और बी में जाएगा? तो यहां पर हमने सेक्टर डिवाइन किया और सेक्टर के अंदर क्या है, प्लॉट। सेम हार्ड डिस्क में डेटा को रखने के लिए क्या डिवाइड किया, सेक्टर, और सेक्टर के अंतर्गत जो जगह है हम प्लॉट को बोलेंगे इसकी भाषा में क्लस्टर। सेक्टर, सेक्टर के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लस्टर, ये छोटी सी जगह क्लस्टर कहलाती है। और क्लस्टर के ग्रुप में यदि कोई डेटा हमारा छोटे यानी कोई फाइल छोटी है तो एक क्लस्टर में आ जाएगा, और जगह चाहिए दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, इस प्रकार से ये कवर करता है। ऐसा नहीं होता डेटा में कि इतनी इतनी जगह भरा है, ये जगह हम ले लो, ये ऐसे कवर करता जाता है 1 बाय 1। जैसे हमारा एक प्लॉट में काम नहीं चल रहा तो दो, दो में नहीं चल पा रहा तीन, तीन नहीं चल पा रहा, पूरा सेक्टर खरीद लो या पूरी कॉलोनी खरीद लो, है ना। कोई सत्संगी महाराज हो आप तो पूरी जगह खरीद लो कि भैया हमारा तो भक्त भी आएगा, सब आएगा, तो कॉलोनी खरीद लो। फिलहाल तो यहाँ पर क्या होगा, क्लस्टर, और क्लस्टर के अंतर्गत पाए जाते हैं, सॉरी सेक्टर और सेक्टर के अंदर पाए जाते हैं क्लस्टर, और क्लस्टर के ग्रुप में डेटा हमारा स्टोर होता है। अब इसमें जो हम बंटवारा हार्ड डिस्क है इसमें डेटा को रखने के लिए इसके पार्टीशन करते हैं। जैसे एक मकान बना रहे हैं, माना कि मकान प्लॉट का साइज हमारा 25 बाई 50 का, ठीक है। अब माना कि ये हमारा फ्रंट है, तो इस मकान में आप कितने पार्टीशन कर सकते हो, आप चाहें तो इसको दो भागों में बांट लो, दो दो हाल बना दिया आपने, आप चाहो तो 4 पार्टीशन कर लो, ठीक है। अब जो भी बंटवारा करेंगे 6 पार्टीशन भी कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करना हो तो इतना, इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन के लिए नहीं बचेगा। मालूम पड़ा कि 2 2 फीट के रूम बना लिए, क्या करें, बोले मम्मियों को रखो इसमें, मुर्दे को रखने के लिए यूज होता है, यही करेगा और क्या करेगा। यानी इतना छोटा पार्टीशन कर दिया हमने कि उसका यूज नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क के बारे में कहा गया कि एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन आप C2Z कर सकते हैं। एक हार्ड ड्राइव है उसके कितने भाग बना सकते हैं आप, सी से लगा करके तो Z तक। तो बोले ए बी में क्या बुराई है, C2Z ही क्यों? तो ए और बी ये दोनों ही लेटर प्रारंभिक समय से ही FDD के लिए है। FDD ने फ्लोपी डिस्क ड्राइव, पुराने से पहले चला करती थी फ्लोपी, तो एक फ्लोपी से डेटा दूसरे में लेना हो तो 2 ड्राइव लगाने पड़ते थे। हमारे पास है अभी एक छोटा सा फ्लोपी, शायद मैंने पहले जिक्र किया होगा ये, और इसको इसके लिए एक ड्राइव आया करता था, उसमें इसको लगाते थे। और इसकी ये इस प्रकार की होती है अंदर से। सीडी जो होती है वो प्लास्टिक, मोटे प्लास्टिक को मैग्नेट मेटल की कोडिंग करके बनाया जाता है। फ्लोपी में ये पतला होता है इस प्रकार से, जैसे आपका एक्सरे होता है उस प्रकार का। तो इस पर मैग्नेटिक मेटल की कोडिंग की गई है, उसमें डेटा स्टोर होता है। इसकी कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी, 256 MB मात्र, और इसी कारण ये समय से चली गई। हालांकि यूज़ एक समय में खूब हुआ इसका, लेकिन वर्तमान समय में तो पूर्णतः बंद हो गई। तो पहले क्या होता था कि एक फ्लॉपी से दूसरी फ्लॉपी में डेटा लेना हो
तो 2 ड्राइव रखने पड़ते थे। तो उसके लिए, यानी इस फ्लॉपी के लिए रोम पर, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, वहां पर आज भी 2 लेटर इसके लिए निर्धारित है, ए और बी, क्योंकि ये बड़ी बुआ है और बड़ी बुआ के लिए तो पहले ही इंतजाम करके रखना पड़ेगा साहब, आएगी राखी पे, नहीं लाएंगे तो झगड़ा करेगी, है ना। तो अब आएगी तो नहीं, अब तो गया जमाना, लेकिन आज भी रोम के लिए वो रूटीन में बन गया कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमेशा सी ही माना जाता है। तो 2 लेटर फ्लॉपी के लिए ए और बी, बी के बाद अगला लेटर आता है सी। तो हार्ड डिस्क का पार्टीशन कहाँ से करते हैं, सी टू जेड, ठीक है। अब जब आप मकान बना रहे हैं, इतना पार्टीशन तो हम नहीं करेंगे, सी टू जेड कोई नहीं करता है। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें यूज करना है, तो तकरीबन नॉर्मली आप देखते हैं तो 3 से 4 पार्टीशन कर लिए जाते हैं। ये पार्टीशन सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अब इसमें प्राइमरी पार्टीशन क्या और क्यों, तो हम प्राइमरी पार्टीशन इसको बोलेंगे सी को। जैसे हमारा ये मकान है, ये हमारा फ्रंट है, और इस प्राइमरी पार्टीशन में हम रखते हैं ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ये हमारा यदि फ्रंट है तो ऑफिस हम कहाँ रखेंगे, यहीं रखेंगे कि पीछे रखेंगे, क्यों रखेंगे यहाँ, क्योंकि एक्सेस तुरंत हो जाए, कोई भी आए तो आसानी से मिल ले, इसीलिए ऑफिस आगे रखते हैं हमको, कि पीछे रखेंगे, है ना। यदि पीछे रखेंगे तो वो घूमता हुआ अंदर किचन वगैरह देखता हुआ जाएगा ऑफिस में, तो सही तरीका नहीं है, तो हम इसको आगे रखते हैं। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑफिस हमेशा आगे ही रहे। आप मकान बना रहे हो और पंडित जी ने कह दिया कि साहब इसमें तो वास्तु दोष है, यहां पर वास्तु दोष है, आपको इस दिशा में बनाना ही नहीं ऑफिस, बनाना तो यही है। अब हमारे इसमें वास्तु दोष मानते हो आप, जानते हो, मानते नहीं हो, जानते नहीं हो तो मानोगे कहां से, हैं। वास्तुशास्त्र एक शास्त्र जैसा ही वास्तुशास्त्र है, और थोड़ा वास्तुशास्त्र को भी देखना चाहिए जब भी कोई हम ये चीज लें। वास्तुशास्त्र का शास्त्र से भी तर्क है और वैज्ञानिक तर्क भी है उसमें, ऐसा नहीं है। जैसे वास्तुशास्त्र में कहा गया कि जो पूर्व की दिशा है वो शुभ मानी जाती है, जो उत्तर की दिशा है वो शुभ मानी जाती है, यानी उत्तरमुखी और पूर्वमुखी मकान होना चाहिए। तो बोले पश्चिम दिशा वाले प्लॉट तो खाली पड़े रहेंगे, दक्षिण दिशा वाले तो खाली पड़े रहेंगे, तो वो ऑप्शन बता देते नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा कर लो आप, ठीक है चलेगा, पर सही मायने में तो पूर्व और उत्तर होना चाहिए। अब इसका वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक का कारण यह कि जब पूर्व दिशा में मकान होगा तो सबसे पहले तो आपके घर में सूर्य की किरण आएगी, जो हमारे विटामिन की पूर्ति करती है। तो हम जब सूर्य की धूप नहीं लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती है, स्किन संबंधी जो बीमारियां दूर होती है वो सूर्य की किरणों से होती है। बहुत सारे डॉक्टर, चर्म रोग विशेषज्ञ बोलते हैं कि साहब ये ट्यूब लगा लेना और आधे घंटे सूर्य की धूप में बैठना, है ना। तो वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं कि ऐसे ना मानो वैज्ञानिक तो ऐसे मानो, तो आभा मंडल आएगी। दूसरा एक और कारण भी है, शाम के समय में यदि आपका पश्चिम मुखी मकान है तो धूप बहुत तीखी रहेगी, जो यदि दुकान या इस प्रकार का मूवमेंट आता है तो हालत खराब कर देता है गर्मियों के मौसम में। तो दक्षिण में भी तीखी धूप लगती है। उत्तर में आप देखेंगे कि शाम के समय जब बहुत गहरी धूप होती है तब उधर ठंडाई रहती है। नॉर्मली यदि वास्तु को ना भी माने तब भी पूर्वमुखी और उत्तरमुखी मकान ठीक होते हैं। अब फिलहाल तो मकान मेरा वास्तु समझाने का उद्देश्य नहीं है ना, कई मामले और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको थोड़ा समझना चाहिए। बेसिक पॉइंट तो वास्तु में होना चाहिए, बाकी ऐसे तो पूरा वास्तु खत्म नहीं हो सकता। चलिए फिलहाल के लिए, अब वास्तु यानी वास्तु के अनुसार यहाँ पर क्या, तो हमारे डिस्क में होते हैं बैड सेक्टर्स। बैड सेक्टर ने बुरा क्षेत्र। अब ये बुरा क्षेत्र बनता कैसे है, तो जो हार्ड डिस्क का यूटिलाइज करते हैं तो कुछ क्षेत्र खराब हो जाता है। अब ये खराब कहाँ हुआ पूरे हार्ड डिस्क के अंतर्गत, इसका कोई निर्धारण नहीं है। कभी कभी होता कैसे है, तो जैसे ये हार्ड डिस्क चल रही है तो इसमें एक रीड राइट हेड होता है जो डेटा को से पढ़ने का काम करता है लेजर के माध्यम से। अब कभी प्रोसेस ऐसी हो रही थी, फाइल बन रही थी, मतलब डेटा उस पर रख रहा था और सडनली पावर चला गया, तो वो फाइल कुछ स्थिति में ना बन पाई, कंप्लीट बन पाई, ना ही डिलीट हो पाई, कुछ ऐसी स्थिति बन गई। और वहां का उसका कुछ पॉइंट ऐसा बन गया जहां से वो रीड ओनली की तरह पहुंच गया है।
एक स्थिति में तो वहां से बनना स्टार्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी सिस्टम को डायरेक्टली बंद नहीं करना चाहिए, हार्ड डिस्क वगैरह खराब होने की संभावना है। दूसरा, इन सभी हार्डवेयर डिवाइस का एक लाइफ होता है। एक समय के बाद, जैसे ये पैनल लगा हुआ है, इस पैनल का जो लाइफ है, जो कंपनी कहती है, वो कहते हैं 60,000 घंटे। जो प्रोजेक्टर आते हैं उनका कहा जाता है 15,000 घंटे। तो इसका कंपनी ने कहा कि या तो 3 साल आप चला लो, या कंटिन्यूसली इसको 60,000 घंटे चला लो, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद चल गया तो अच्छी बात है, बाकी इसकी लाइफ इतनी ही है, इसके बाद ये नहीं चलेगा। ऐसा ही हार्ड ड्राइव का भी कैपेसिटी होती है। एक समय बाद इनकी लाइफ कम होने लगती है और कुछ क्षेत्र इसमें खराब होने लगता है। जैसे हमारा शरीर का, हमारा हार्ट है, तो हार्ट की एक लाइफ वैसे है कि भैया 30-40 साल की उम्र तक कोई नॉर्मल अटैक नहीं आता। कुछ मामलों में आजकल तो बहुत हो गए हैं क्योंकि खान पीन थोड़ा इस प्रकार का हो गया, पर नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आता। अब जो अटैक आता है वो क्या सडनली आ गया, अचानक से आ गया अटैक? आता तो एकदम ही है ना। असल में ऐसा बहुत कम होता है। जो अटैक होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये आपका हार्ट है तो इसमें छोटी छोटी तंतुएं बनी हुई है ना, नलियां। इन नलियों में द्रव्य पदार्थ यहाँ पर जमने लगता है। अब इसका रेशो हम कह नहीं सकते कितना। जो हार्ड वर्क करते हैं उनका ये यदि 50% या 60% भी ब्लॉक हो गया है तो उनको पता नहीं चलता, बस कभी कभार पसीना आए बोले तो काम करने से आ रहा है, जबकि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। किसी को ये नॉर्मली पता चल गया था 30-40% में, तो डॉक्टर के पास गया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, ईसीजी वगैरह के, बोले कि ब्लॉकेज है। तो वो ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो ब्लड होगा वो पतला हो जाएगा और फ्लो बना रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आपको पता नहीं चल पाता, 50-60% आप डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ये यहाँ से ट्यूब फुल करके फूट जाता है और आगे जाकर के ये पूरा ब्लॉक कर देता है, जिसको कहते हैं 100% ब्लॉक। अब ये किस नली में हुआ ये भी नहीं जानते, ये सब प्राकृतिक जन्य है, वो तो जो आपकी किस्मत बात है, क्योंकि अंदर जाके तो बाद में देखते हैं बन रहा है, कहाँ बन रहा है पता नहीं। यदि ये मेन नली में यहीं पर ब्लॉक हो गया और नीचे हार्ट में ब्लड पहुंच नहीं रहा है, तो फिर पूरी बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और व्यक्ति उसी समय चटमंगनी पटव्या हो जाएगा, उसका खत्म। लेकिन यदि ये छोटी अन्य तंतुओं में है और दूसरे तंतुओं से, दूसरी नलियों से ब्लड सर्कुलेशन पहुंच रहा है, तो व्यक्ति के जिंदा रहने की चांसेस होंगे। कभी कभी ये भी होता है कि ट्यूब फूट करके प्रॉपर नहीं जम पाया, फुट तो पूरा गया लेकिन कुछ यहाँ अटक गया, कुछ आगे बढ़ गया, कुछ सर्कुलेट में चलता रहा। चलने के बाद एक समय के बाद कहा कि पहले अटैक में बच गया, दूसरा अटैक भी उसको तुरंत आ गया, यानी वो जाकर के तुरंत आगे जम गया, 1 घंटे बाद ही उसको अटैक आ गया, खत्म हो गया। अटैक नहीं समझा रहा हूँ आपको, फिलहाल अब उद्देश्य आपको नहीं पता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को अटैक आया, वो गिर गया, हम उसके साथ थे, गिर के हम मालूम पड़ा कि उसको देख करके हम बेहोश हो गए, अरे अभी क्या करें। तो थोड़ा सा सावधानी रखें, ऐसी घटना किसी के साथ में भी घट सकती है। तो आपका एक दायित्व है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत बनाएं, और ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि उसको सतह पर लेटा दें और खूब जोरों से दबाएं इसको, है ना। हो सके तो कोई नली वगैरह हो तो उसको सांस दें। एक बार यदि उसका ब्लड सर्कुलेशन आगे बढ़ गया, दबाव बनाए इसको, हार्ट को दबाएं जोरों से एक बार, यानी कहा जाता है, कुछ डॉक्टर ने तो यहाँ तक के कहा कि यदि आप जोरों से दबाते हैं हाथों से, जितना ताकत हो उतना दबाए, यदि हड्डी भी आपने तोड़ दिया तो हम उसको जोड़ देंगे। वो उस समय बचाना जरूरी उस व्यक्ति को। हालांकि साइलेंट अटैक जो आते हैं कई मामलों में तो पता भी नहीं चल पाता है और व्यक्ति निपट जाता है। नहीं, जब प्रकृति ने ले लिया कि बस इसका समय हो गया, तब तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन है तो हम उसको समझ लें, है ना, घबराई नहीं। फिलहाल अटैक का हमारा क्या संबंध है ना। तो अटैक का संबंध है, ये जो नली चौक हो रही है धीरे धीरे हो रही है। हम भले ही कह रहे हो कि अचानक आ गया, अचानक से नहीं आता है वो। जब आप इस प्रकार के खान पान को रखेंगे, जैसे मोटा दूध, चाय बहुत मोटी पी रहे हैं, घी तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू बहुत ज़्यादा है, तो फिर हाँ, आपको नहीं है लेकिन जिनको होता है, तो जरूरी नहीं है, ये जेनेटिक भी होता है। किसी का ब्लड मोटा ही रहता है, उनको ही साथ में समस्या, वो कुछ नहीं खाते,
कोई तंबाकू और कोई अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं, फिर भी होता है, वो बाकी चीजें। फिलहाल हार्ड डिस्क में भी यही प्रणाली होती है, ये बेड सेक्टर से थोड़ा थोड़ा बनता है। अब यदि ये 30-40% का रेशियो है, तब तो इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कुछ कमांड्स आती है जिसके माध्यम से हार्ड डिस्क के बेड सेक्टर को हटाया, हालांकि परमानेंट समाधान नहीं है। जैसे किसी को अटैक आ गया, उसको एंजियोप्लास्टी कर दिया या फिर जो है कि बाईपास कर दिया, तो डॉक्टर फिर भी कहते हैं कि साहब दवाई गोली तो हमेशा चलेगी, परमानेंट इलाज इसका नहीं है, हमने टेम्परेरी कर दिया है। तो ऐसा ही मामला हार्ड डिस्क में भी है। यदि हार्ड डिस्क में बेड सेक्टर्स आए हैं तो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं हटते ही नहीं हो, एक बार हार्ड डिस्क में आ गए तो। अब ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब जब इसमें बेड सेक्टर आते हैं तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मूलतः नहीं रख सकते, जिसको हम बात कर रहे हैं प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन कहाँ होता है? सी होता है, और इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते हैं। लेकिन प्राइमरी पार्टीशन अब सी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बेड सेक्टर आ गया है। बेड सेक्टर आने से क्या होगा कि उस क्षेत्र में हमारी फाइल बैठी हुई है, और जब जब वो फाइल एक्सेस होगी तो वो होगी नहीं, क्योंकि वो तो क्षेत्र खराब हो गया। कीचड़ में कोई सामग्री पड़ी, आप खींचोगे तो आप फिसलोगे, बार बार खींच रहे हो, बार बार फिसलोगे। यानी उस फाइल को निकालने की कोशिश सीपीयू के द्वारा हार्ड डिस्क को कमांड दे करके जो रीड राइट हेड हो वो करेगा, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो पाएगी चूंकि वो खराब क्षेत्र में है। तो फिर हम क्या करते हैं, बोले सी को छोड़ो, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस में रख लें? डी में रख लें। तो स्थिति होती है, यानी वास्तु दोष लग गया है, इसलिए हम क्या रख रहे हैं, इसको डी में रख रहे हैं। ठीक है, तो मूलतः प्राइमरी पार्टीशन हमारा सी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही होता है, ताकि एक्सेसिंग फास्ट हो जाए। तो जो बूट रिकॉर्ड है उसके अंतर्गत प्राइमरी पार्टीशन का इंफॉर्मेशन यहां से लिया जाता है, और यही इसमें दे भी रखा है। बूट रिकॉर्ड इसे पार्टीशन सेक्टर भी कहते हैं। यह 512 बाइट आकार का बूट सेक्टर होता है, जिसके लिए डिस्क के पहले सेक्टर का उपयोग किया जाता है। इस बूट सेक्टर का यूज निम्नलिखित जानकारी रखने के लिए होता है। कौन कौन सी? डिस्क का प्राइमरी पार्टीशन टेबल रखना। प्राइमरी पार्टीशन कौन सा है? बोले सी। फिर बूटिंग प्रोसेस के लिए जो आगे हम पावर देंगे और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो। डिस्क की पहचान बनाए रखना। बूट रिकॉर्ड में डिस्क का मेमोरी टोटल कितना है वो, तो ये निम्न जानकारी कहाँ होती है? बूट रिकॉर्ड के अंतर्गत। अगला आता है फेट। फेट यानी होता है फाइल अलोकेशन टेबल। जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है वो एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा क्षेत्र है। जैसे 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, यानी 1024 जीबी की हमारी फाइल हार्ड डिस्क है। तो 1024 जीबी की हार्ड ड्राइव में हमारी फाइल कहाँ है, उसको कैसे सर्च करेंगे, उसका तरीका क्या है? तो पूरे आर्किटेक्चर में, जैसे हम पूरी पृथ्वी पर रहते हैं, हमसे पूछा है कहाँ रहते हो, बड़ा एक छोटे उसमें लाइन आंसर देना हो तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी पर। आंसर तो सही है, पृथ्वी पर रहते हैं। अब यदि हम घूम रहे, कहीं जा रहे थे और विचरण करते हो, नारद जी मिल गए, बोले को बस कहाँ रहते हो, तो बड़ी आसानी थी, पृथ्वी रहते हैं साहब, क्योंकि नारद जी तो तीनों लोकों में घूम रहे हैं, तो उनसे ही कहेंगे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। लेकिन चलते चलते आपको जो है कि ट्रंप साहब मिल गए या मोदी जी बोल मिल गए। अब मोदी जी वाला मामला तो छोड़ दें, ट्रंप मिल गया, कोई विदेशी व्यक्ति कोई मिल गया, कहाँ रहते हो, तो हमने बड़ा कह दिया आसानी से पृथ्वी पर। अरे भाई पृथ्वी पे कहाँ? क्या बोलेंगे? भारत। बोले भारत में कहीं मिल जाओगे। बोले नहीं नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? शाजापुर। बोले शाजापुर में कहाँ? सुजालपुर। सुजालपुर में कहाँ? विद्यानगर। विद्यानगर में कहाँ? हमारा मकान है, उस मकान में एक कमरे के अंतर्गत हम पाए जाते हैं। यही होगा, यानी क्या है हमारा पूरा कंप्लीट एड्रेस। तो पूरे हार्ड डिस्क में कौन सी फाइल कहाँ है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन कौन रखता है? फेट। इसको बोलते हैं फाइल अलोकेशन टेबल, यानी ये हर फाइल का इंफॉर्मेशन रखने का काम करती है। दे भी रखा है सिस्टम एरिया का दूसरा भाग फाइल एलोकेशन टेबल कहलाता है, जिसे संक्षेप में फैट कहा जाता है। यह टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेटा एरिया में कौन सी फाइल कहाँ स्टोर है इसका पूरा रिकॉर्ड फैट में ही होता है। डोस द्वारा डिस्क के सेक्टर के सेट बना लिए थे। क्या बनाए थे? सेक्टर के सेट, जिसको क्या कहते हैं? क्लस्टर, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। प्रत्येक क्लस्टर के ग्रुप में ही डेटा स्टोर होता है। अगला आता है रूट डायरेक्टरी। किसी भी सिस्टम के अंतर्गत मेन डायरेक्टरी होती है रूट डायरेक्टरी। जैसे हम
इस रूम में हमें सामान रखना है। तो एक तरीका तो ये है कि रूम है पूरा, फेंकते जाओ सामान, लेकिन एक बार भर देने के बाद दोबारा उस सामान को एक्सेस करना है तो बड़ा समय लगेगा, बड़ी उलझन होगी। तो हम क्या करते हैं, बोले कि एक काम करो, एक अलमीरा बना दो। उस अलमीरा के अंतर्गत हमने छोटे छोटे ड्रॉज बना दिए। तो अलमीरा क्या है, उस पूरे सामान को रखने का एक मेन कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट। उसमें ड्रॉज है, उसके ड्रॉज के अंतर्गत ड्रॉज हो सकती है। जैसे हमारी अलमीरा होती है, उसके अंतर्गत एक लॉकर होता है, मैं देखा लॉकर के अंतर्गत भी एक छोटा सा लॉकर। लेकिन उस छोटे से लॉकर को खोलने के लिए हमें अलमीरा को खोलना पड़ेगा। यानी मूल क्या है, अलमीरा है। सिस्टम के अंतर्गत कई फाइल है, उन सब फाइलों को रखने के लिए जो डायरेक्टरी पैरामीटर है वो है रूट डायरेक्टरी, जिसको बैक स्लैश सिंबल से दर्शाते हैं। दो तरह के सिंबल होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश भी होता है, ये आगे को दर्शाता है, ये पीछे को दर्शाता है। तो जो रूट डायरेक्टरी है इसको बैक स्लैश सिंबल से दर्शाते हैं। जब भी हम किसी ड्राइव को निरूपित करेंगे, जैसे हमें सी ड्राइव, क्या है सी ड्राइव, तो ये है हार्ड डिस्क का पार्टीशन। और कौन सा पार्टीशन है, पहला। एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन कहां से कहां तक कर सकते हैं आप, C2Z, उसमें ये कौन सा है, सी पहला, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा, तो ये यहां पर लगा है रूट डायरेक्टरी। बोले कि सी में आप डेटा रखोगे तो कहां रखोगे, बोले रूट डायरेक्टरी के अंदर। इसके अंतर्गत आप सब डायरेक्टरी बना सकते हो। ये क्या है, अलमीरा, अलमीरा के अंतर्गत आप कोई दूसरी ड्रॉज बना सकते हो, उस ड्रॉज के अंदर ड्रॉज बना सकते हो, उस ड्रॉज के अंदर ड्रॉज बना सकते हो, यानी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कितनी बना सकते हो, लेकिन मूल डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी, ठीक है, जो सभी फाइलों को रखने का काम करती है। दे भी रखा है इसमें। कंप्यूटर के इस फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी सीरीज में पहली डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी कहलाती है। उसे हम मेन डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। जिस प्रकार पैड में आरंभिक बिंदु जड़ होती है, पैड का आरंभिक मेन बेस क्या है, जड़, और उस जड़ से ही पेड़ और उसकी सभी शाखाएं विकसित होती है, उसी प्रकार फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी प्रारंभिक बिंदु होती है। रूट डायरेक्टरी को किसके द्वारा, बैक स्लैश सिंबल के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है, दो। पहला है सिस्टम एरिया, दूसरा है डेटा एरिया। सिस्टम एरिया के तीन भाग कौन कौन से, बुट रिकॉर्ड, फेट और रूट डायरेक्टरी। डेटा एरिया 98% भाग होता है, और सिस्टम जब लोड हो गया, सिस्टम ने अपनी जगह ले ली, इसके बाद जो जगह बची है उसको यूजर के लिए छोड़ दिया जाता है। बोले यूजर जो चाहे जैसी चाहे उन फाइलों को रखें, ठीक है। उसमें हम अपने काम की फाइल, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं तो वो रखें, कोई गाने बीने की वीडियो रखना है, कोई MP3 गाने रखना है, कोई फोटो रखना है, एनी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हम उसमें रख सकते हैं। उसको बोलेंगे हम डेटा एरिया। डिस्क स्पेस का लगभग 90% भाग, जिसे सभी प्रोग्राम और हमारे द्वारा बनाई गई फाइल स्टोर होती है, डेटा एरिया कहलाता है। अगला आता है बूटिंग प्रोसेस, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। बूटिंग प्रोसेस क्या है, तो सिस्टम को पावर जैसे दिया आपने CPU को, तो एक प्रोसेस लोड होती है। आपको अधिकतर सिस्टम चालू मिलते हैं, बाकी जो CPU मेन सर्वर है, उस सर्वर को हमें चालू करते समय पावर देना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी सिस्टम ने बंद कर दिया तो हम उसको पावर देते हैं। तो पावर देते ही एक कंट्रोल एक्टिवेट होता है, उस कंट्रोल को बोलते हैं हम बूट कंट्रोल, और उसके बाद एक प्रोसेस एक्टिवेट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बूटिंग का प्रोसेस, ठीक है।